हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और वीवीटी देख ली थी। मतलब ऑलमोस्ट आधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे सीएफटी पे, सीएफटी के इफेक्ट्स पे कि कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आती है, कैसे कलर्स आते हैं अगर टाइम ने परमिट किया तो। नहीं तो ये मान लो कि आज के लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और आएंगे, तो यानी कि थर्सडे को तुम्हें लेक्चर देख रहे होगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एट मैक्स से ख़त्म हो जाएगा। फिर एक लेक्चर संडे को पीओसी का करवा दूंगा, वो एक टॉपिक रह रहा है। ऑर्गेनिक का पीओसी आ जाएगा और उसके बाद हम लोग करेंगे सीधे सॉल्ट एनालिसिस। तो ये खत्म हो जाएगा जल्दी, 30 तक सारा कुछ निपटा देंगे, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है यार, थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि वो ऐप के काम में लग गया, और यार ऐप बन के तैयार हो गई है, सभी लोगों को डाउनलोड करनी है। थोड़े थोड़े दिनों में उसे अपग्रेड मैं करता जाऊंगा। अभी टेस्ट सीरीज पे लगा हुआ हूँ, तो पहले टेस्ट सीरीज लेना है तो फिर ले लो जल्दी से, क्योंकि जो डिस्काउंट वाला है फ्लैट फैट 100 रुपीज़ जो ऑफ मिल रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। वो पहले 200 लोगों के लिए है, तो वो ऑलमोस्ट किनारे ही पहुँच रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो देख लो यार कि अगर तुम्हें लेनी है तो फटाफट ले लो, उससे वेट मत करो उसका, क्योंकि टेस्टिंग के बिना मेरे से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। केवल टेस्टिंग ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, टेस्ट तो दोगे ही, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, है ना। और कुछ टेस्ट मैं वैसे भी लगा दूंगा, जैसे जैसे स्पेशल टेस्ट होंगे तो वो जनवरी के 4 जनवरी के बाद फिर छोटे छोटे टेस्ट और लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 कमिट किए हैं, 12 से ज़्यादा ही लूँगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। तो वो जल्दी से जाके परचेस कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। मतलब फिर तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर चाहोगे भी तब भी। और ले लोगे, परचेस कर लोगे तो फिर टेस्ट दोगे अच्छे से, तो फिर नंबर मिलेंगे बढ़िया से, है ना। चलो, टेस्ट सीरीज के बारे में तो पता लगी गया। ऐप डाउनलोड कर लेनी है, वो वाला वीडियो देख लेना, उसका भी इस पर एक स्टिक भी कर दूंगा कि ऐप आ गई है टेक्सचर कैम के नाम से, प्ले स्टोर से वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और फिर अपना धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू कर दो, है ना। तो अपने वेबसाइट पे भी सारे नोट्स अपडेट हैं यार। अभी प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं बहुत सारा लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टेस्ट पे भी लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा यार डिले हो रहा है उसमें। तो तुम अभी कोई पीवाई की वाली ही बुक लगा लो, मेरा सजेशन ये है, ज़्यादा क्वेश्चन के फेयर में मत रहो। सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन वाइल लगा लेना, अभी पहले पीवाई क्यूज निपटा लो इस अटेम्प्ट के लिए, है ना। फिर हम लोग दे देंगे, शीट दे ही देंगे। तो आज हम लोगों का डिस्कशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। वीवीटी हमें क्या बता रही थी, वीवीटी हमें बता रही थी, शुरू कर देते हैं ना अब तो। वीवीटी हमें बता रही थी कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है और उनसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। लेकिन वो ये नहीं बता पा रही थी कि फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है, कौन सा लिगेंड इनर ऑर्बिटल बनाएगा, कौन सा आउटर ऑर्बिटल बनाएगा, सब घचपच हो गया था उसमें, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है नहीं यार, हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज़ या कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता ही नहीं है दो एटम्स के बीच में, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी की वजह से कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ना कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। ठीक, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की शुरुआत करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ligands and metal ions, ligands and metal ions both are treated, both are treated as point charges। कैसे ट्रीट कर रहा है, पॉइंट चार्जेस, and and there will be force of attraction, force of अट्रैक्शन। कैसा फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड। उनके बीच में कैसा फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन के बीच में और लिगेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है।
ठीक, देर इज नो ऑर्बिटल इंट्रैक्शन बिटवीन द लिगेंड एंड द मेटल। तो ये बात इंपॉर्टेंट है क्या, कि देयर इज नो orbital interaction, no orbital interaction between the metal ion and the ligand। ठीक है, तो कोई भी उनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज होने की कोई भी संभावना, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए। देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि वीवीटी में हो रहा था, वीवीटी में क्या हो रहा था, वीवीटी में मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे आपस में, लिगेंड्स और मेटल आपस में क्या कर रहा था, हाइब्रिडाइजेशन कर रहा था, मतलब बॉन्ड बना रहा था। बॉन्ड बनाने का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो क्या बना रहा था, बॉन्ड बना दे रहा था। लेकिन जब सीएफटी आई तो सीएफटी ने उसके शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए क्या कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जब मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, जब मेटल फ्री स्टेट में होता है तो वो सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। डिजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है इतनी, कि जो डिजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड आता है वैसे ही क्या होती है, डिजेनरेसी लैग कर जाती है। तो पहले डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर ले, तुम लोग भूल तो गई हो गई, ये तो मैं मान ही लेता हूँ। तो थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो लिख लेते हैं, the d orbitals of the metal, the d orbitals of the metal लिख देते हैं, of the metal have same energy d orbitals क्या कहते हैं, degenerate। ठीक, सेम एनर्जी इन फ्री एटम। जब फ्री एटम में है तो कैसा है, डिजेनरेट ऑर्बिटल से कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाउएवर, लेकिन क्या होता है जब, हाउएवर when a complex is formed, when a complex is formed, when a complex is formed, the ligands, लिगेंड क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड मेटल की तरफ चलना शुरू करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। जब मेटल की तरफ चलना शुरू करेंगे क्या होगा, तो डिजेनरेसी हिल जाएगी। वैसे तो हमारा मन स्थिर होता है, लेकिन अगर सामने से कोई आ जाए तो मन डगमगा जाता है ना, पेपर आ जाए कोई का मतलब है ना। तो क्या होता है, the ligands destroy the degeneracy of these orbitals। ठीक, अब डी ऑर्बिटल थे कितने तरह के, डी ऑर्बिटल थे कितने तरह के, दो तरह के। तो डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से थे, पहले थे अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स। कैसे थे, अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं, और दूसरे कैसे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल है। तो जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल है वो कौन से, कोई नाम बताओ कमेंट करके फटाफट, कौन कौन से हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इन बिटवीन द एक्सिस कौन से हैं, डी एक्स वाई है, डी वाई जी है और डी जी एक्स है या जेड एक्स है। ठीक है, इनकी सबकी शेप हमें पहले से ही पता है, तो शेप नहीं बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब हमें जो सीएफटी पढ़नी है वो बेसिकली पढ़नी है ऑक्टाहेड्रल की, स्क्वायर प्लेनर की और टेट्राहेड्रल की। ये तीन कॉम्प्लेक्स के, तीन ज्योमेट्रीज के कॉम्प्लेक्स की हमें सीएफटी पढ़नी, यही हमारे सिलेबस में। मैं तुम्हें सिखा सबकी दूंगा सीएफटी लिखना, वो इशू नहीं है। लेकिन हमें जो मेन पढ़नी है वो अभी फिलहाल की बात यही करते हैं कि सीएफटी किसके किसके लिए पढ़नी है हमें। जो सीएफटी मेन पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो हमें पढ़नी है किसके लिए,
तीन तरह के कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़नी है, कौन कौन से? पहला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए करनी है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए करनी है, और हमें करनी है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए करनी है। ठीक, तो इन तीन के लिए हमें करनी है और हम लोग इन्हें करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बात समझ में आ रही पूरी? इतनी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? वो सिंपल बात है। और गुड नोट्स हो गया अपडेट। तो ये जो डॉट डॉट आ रहा है पता नहीं क्यों आ रहा है, मैं तो तंग हूँ इससे। शायद एक आध दिन में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, तब ठीक रहेगा। अब हेडिंग डाल लेते हैं CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहीं से बात शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFT कैसे करेंगे? तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्टाहेड्रल पहले बना लेते हैं एक। तो ऑक्टाहेड्रल हम ऐसा बनाएंगे, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, बात समझने की कोशिश करना भाई जरा। ठीक, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। अब इस ऑक्टाहेड्रल को अगर बनाने की कोशिश कर ली है तो जरा देखना, तो ये एक स्क्वायर प्लेन है, दिख रहा? कलर कर दिया इसलिए। एक लिगेंड ऊपर से आ रहा है और एक लिगेंड नीचे से आ रहा है। अगर हम इसे एक्सिस मान लें अपनी, इसे हम क्या मान लें? एक्सिस मान लें। तो ये हमारी एक हो जाएगी Z एक्सिस, एक हो जाएगी कौन सी? Y एक्सिस, और एक हो जाएगी हमारी X एक्सिस। हो जाएगी, ठीक। अब ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि लिगेंड सारे कहाँ पे हैं। लिगेंड सारे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं, अलोंग द एक्सिस हैं बेसिकली। अब जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो तरह के ऑर्बिटल में है। कौन कौन से? कौन कौन से में जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट। किसमें किसमें? dxy, dyz, dzx जो इन बिटवीन द एक्सिस थे, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर जो अलोंग द एक्सिस थे। तो कौन से ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल होंगे भाई लोग? कौन से ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल होंगे? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, क्योंकि वो अलोंग द एक्सिस थे। भाई अलोंग द एक्सिस थे, अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वही ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल होंगे जो सामने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। जो दूर है वो तो जो किसी एंगल पे सेट है उन पे रिपल्शन कम होगा। फिजिक्स तो पढ़ी है इतनी। सामने सामने आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो रिपल्शन होंगे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से है मेटल के, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं, इस बात को एलेबरेट कर देते हैं, पूरा लिख देता हूं ना। ऑल द लिगेंड्स are approaching along the axis. All the ligands are approaching along the axis. Moving ligands will produce मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कैसे हो गया भाई? जरा कमेंट करके बताना कि मूविंग लिगेंड ने मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर दी। ये तो अजीब बात है यार, क्या बात कर रहे हो सर फिजिक्स वाली। मूविंग लिगेंड मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा या नहीं करेगा? बताओ भाई, जल्दी कमेंट करो कैसे करेगा। मैं लिख देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड दोज ऑर्बिटल्स, कौन कौन से ऑर्बिटल्स? d orbital of the metal which lie along the axis। कहाँ पे लाई कर रहा है? along the axis will get more
repelled by the ligand इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मूविंग चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये बात हम जानते हैं। मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन ही ऐसे पढ़ी थी कि लूप में करंट फ्लो करेगा तभी वो क्या करेगा, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाएगा। स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करता है। जो मूविंग चार्ज होता है करंट, तुमने सोलेनॉइड वगैरह पढ़े होंगे फिजिक्स में, इतनी तो फिजिक्स तो हमसे ज़्यादा ही आती है। तो मूविंग चार्ज क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक, अब हुआ क्या कि जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल थे उन पे रिपल्शन होगा ज़्यादा, और जो इन बिटवीन द एक्सिस थे उन पे रिपल्शन होगा कम। तो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल कौन से थे भाई, तो हमने क्या किया, हमने इस तरह की एक ड्राइंग बना ली। इसमें 5 डी ऑर्बिटल थे विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, अभी कोई लिगेंड नहीं आया है, फ्री एटम है ये, फ्री एटम या आयन। ठीक, 3D ऑर्बिटल्स हैं। जब इनका एक एनर्जी लेवल होगा, इसका एनर्जी जो लेवल है उसे कहते हैं बेरी सेंटर। क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। अब लिगेंड्स ने अलोंग द एक्सिस अप्रोच करना शुरू कर दिया। जब अलोंग द एक्सिस अप्रोच करना शुरू किया तो ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए, इनकी एनर्जी क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। ठीक, तो 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए जो ज़्यादा रिपल्सन फोर्स फील करके कहाँ गए, ऊपर गए। और इनका नाम क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से, इन्हें कहते हैं क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक, और जिनमें क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी, अगर किसी की एनर्जी बढ़ी है तो किसी की तो कम होगी, तो इनकी कम हो गई और इनकी क्या आ गई, ये कौन से ऑर्बिटल आ गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स आ गए। ठीक, ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, इन्हें कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। कितने लोगों को ईजी और T2G का मतलब पता है, कमेंट करके बताना। क्लास के लास्ट में बताऊंगा या अगली क्लास में बताऊंगा, कमेंट चाहिए मेरे को, है ना, अगली क्लास में बताऊंगा। चलो, कि ईजी और T2G का मतलब क्या है, तुम्हें क्या पता है, ईजी और ई क्या है, T2 क्या है, जी क्या है। चलो, जी का मतलब मैं बता देता हूँ, कमेंट जरूर करना कि सर जी का मतलब तो आज तक किसी ने नहीं बताया, आपने बताया। T2 का मतलब क्या है, जी का मतलब होता है गैराडे, GARADE, गैराडे मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जी स्टैंड फॉर गैराडे, GARADE, गैराडे। गैराडे मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से इसमें जी लगाते हैं। और T2 और E कहाँ से आते हैं ये तुम्हें बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 और तरह के ऑर्बिटल हो गए, एक तो हो गया T2G और एक हो गया EG। इनके जो एनर्जी डिफरेंसेस हैं वो यहाँ से ही कितने रिपेल होके ऊपर चले गए, तो ये लिखते हैं +0.6 डेल्टा O, और ये कितने स्टेबलाइज हो गए, -0.4 डेल्टा O। तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी आ गई कितनी, 1 डेल्टा O, विच इज इक्वल टू 10 DQ। DQ की फुल फॉर्म अगर पता हो तो बताना कि DQ क्या होता है ना। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारी एनर्जी की यूनिट है। और DQ को हम, या इसी को हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं। अगर हम यूनिट चाहें इसकी तो यूनिट कर देंगे, DQ लिखे, या फिर हम इसे सेंटीमीटर इनवर्स में लिख देंगे, यहाँ नहीं लिखते। ठीक है, अब हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी बढ़ गई और वो ऊपर चले गए। तो 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी वो ऊपर चले गए, और बाकी कहाँ आ गए, नीचे आ गए। ठीक, 3 ऑर्बिटल। अब बात ध्यान से सुनना कि जब हमने K4Fe6 लिखा था, याद करो जरा भाई, पुरानी बात याद करते हैं पिछली क्लास की। तो K4Fe6 लिखा था -4, और हम लोगों ने क्या करा था, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो आ गई थी हमारे पास, कितनी आ गई थी, +2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था Fe2+ का, हमने लिखा था Ar3d6, लिख सकता है। तो जब फ्री स्टेट में होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखा जाएगा। और हमने कहा था क्योंकि Cn- कैसा लिगेंड है, Cn- कैसा लिगेंड बोला था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला था। ये तो फ्री स्टेट का हो गया। और Cn- कैसा था, Cn- हमारा कैसा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था।
भाई बात समझ में आनी चाहिए, थोड़ी सी मैं डिफिकल्ट बात कर रहा हूँ, एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, तो बात समझ में आनी चाहिए, टेक्निकली तुम्हें समझ में आना चाहिए, ट्रेन नहीं होना, एजुकेट होना है ना हम लोगों को। तो ये क्या हुआ, सी एन माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था और हम लोगों ने कहा था कि ये पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, जो हमने बताया था सी एन स्ट्रॉन्ग है, धक्का देके पेयर करा देगा। अब जरा D6 कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम इसे बेरी सेंटर से भरना शुरू करें तो ऐसे ही भरेंगे, बोलो बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तो D6 में जब ये पहले थे तो क्या होगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, ठीक। जब दो इलेक्ट्रॉन को सी एन माइनस जैसा कोई लिगेंड आता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को उठा के नीचे भेज देता है और इस इलेक्ट्रॉन को उठा के नीचे भेज देता है। अब जब नीचे भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ाई लड़ेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन में तो पेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा रहना चाहता, सिंगल ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहता, दो नहीं रहना चाहते, लेकिन दो मजबूरी में रहना पड़ता है। तो सी एन माइनस के पास इतनी ताकत थी कि उसने पेयरिंग जबरदस्ती करा दी। क्या क्या करा दी? पेयरिंग जबरदस्ती करा दी। तो इस जबरदस्ती पेयरिंग के साथ दो फैक्टर काम करते हैं, एक काम करता है पेयरिंग एनर्जी और एक काम करता है अपना पेयरिंग एनर्जी और CFSE। अभी CFSE की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ग्राउंड स्टेट पे इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसके फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो गया, ये EG हो गया, ये T2G हो गया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे T2G4 और EG2, ठीक। फिर इसने क्या कराई होगी, आफ्टर पेयरिंग अगर लिखेंगे, आफ्टर पेयरिंग अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आफ्टर पेयरिंग हो जाएगा T2G6। अब देखो जब पेयरिंग हो रही थी, धक्का देके पीछे भेज रहे थे, तो ऊपर से नीचे जब कूदेगा कोई भी लिगेंड तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, बोलो इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी इज बीइंग रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज करने की वजह से ही वो जंप कर रहा था, अदरवाइज क्यों ही जंप करेगा भाई, कोई काम बेमतलब में तो हो नहीं रहा। और इसी जंपिंग को ये क्या हो रहा है, डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है, डी से डी ट्रांजिशन होने से हम लोग कहते हैं डी ट्रांजिशन से कलर आते हैं। तुमने बचपन से सुन रखा, बचपन मतलब 11 से सुन रखा कि डी ट्रांजिशन से कलर आते हैं। डी ट्रांजिशन से कलर क्यों आएंगे, डी ट्रांजिशन से कलर इसलिए आएंगे क्योंकि उनमें एनर्जी गैप था, और एनर्जी गैप होने की वजह से वो जब वो ऊपर से नीचे कूदे तो उन्होंने किसी न किसी वेवलेंथ की लाइट एमिट की और उसके करस्पॉन्डिंग हमें कलर भी दिखाई दिया। तो दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन, इसे हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक। यहां से यहां तक की जो एनर्जी थी वो डेल्टा वो थी, ठीक। और ऊपर से नीचे जब कूदने में जो एनर्जी खर्च हुई उसे हम मान लेते हैं पी। पी इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, लिख लेते हैं, क्या है, पेयरिंग एनर्जी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि पेयरिंग हुई या नहीं हुई? तो देखो नेट एनर्जी का लॉस होना चाहिए, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, है ना। प्रोसेस एक्सोथर्मिक होने के लिए क्या करें कि नंबर 1 केस लिख लेते हैं कि इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, अगर डेल्टा ओ ज्यादा हो यानी कि जो कूदने में एनर्जी खर्च निकली है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, यानी प्रोसेस कैसा है, नेट एक्सोथर्मिक है, देन ओनली पेयरिंग विल अकर, तभी केवल पेयरिंग हो पाएगी, अदरवाइज पेयरिंग नहीं हो पाएगी। और ये वीवीटी बिल्कुल नहीं बता पा रही थी और सीएफटी ने पहले ही बता दिया कि पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हमें क्या चाहिए, सीएफएसई चाहिए, यानी कि डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तभी पेयरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक। नंबर 2, इफ डेल्टा ओ is less than P, then pairing will not occur। तो इसे हम हाईलाइट करके ध्यान रखेंगे, अगर ये ज़्यादा है तो पेयरिंग विल अकर और अगर कम है तो पेयरिंग विल नॉट अकर, ठीक। ध्यान रख पाओगे इतनी बात, आसानी से समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सिर्फ ऐसे भी निकालना सीखेंगे, लेकिन अभी पहले सिंपल सिंपल बात सीख लो। देखो मुश्किल टॉपिक है, धीमे ही पढ़ाऊंगा, बहुत सवाल आते हैं इससे, खासकर एडवांस में, ठीक है। मेन से वीवीटी वाले क्वेश्चन आते हैं और मतलब अपने थोड़े बहुत सीएफटी से आते हैं, लेकिन
जानकारी हमें पूरी फुल ऑन फुल होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ज़्यादा इसलिए हो गई चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्योंकि अब इनऑर्गेनिक में नाम मात्र के चैप्टर बचे हैं। अब नाम मात्र के मतलब बचे हैं जब अपने चैप्टर्स, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऐसे चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। में डाल लेते हैं CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा? अब अगर तुम टेट्राहेड्रल को इमेजिन कर पा रहे हो, क्योंकि सॉलिड स्टेट तो सिलेबस में रहा नहीं, तो उसे पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। वैसे मैं तो सॉलिड स्टेट भी पढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन अगर तुम टेट्राहेड्रल को इमेजिन कर पाओ तो देखो क्या होगा भाई। टेट्राहेड्रल बेस्ट बनाने का तरीका क्या होता है कि एक क्यूब बना लो और उसके ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे एटम्स को अरेंज कर दो। ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे एटम को अरेंज कर दो तो उससे क्यूब बन जाएगा। बन गया क्यूब, क्यूब बन गया। अब इसके सेंटर पे क्या बनेगा? मेटल रख लो और ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे लिगेंड्स को रख लो। ठीक, ऑल्टरनेटिंग कॉर्नर्स पे लिगेंड्स को रखा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। ठीक, अगर हम इसमें एक्सेस ड्रॉ करें तो ये एक्स वाई और हम जी एक्सेस बना लें, तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सारे लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं? सारे लिगेंड्स आ रहे हैं इन बिटवीन द एक्सेस। कहाँ से आ रहे हैं? इन बिटवीन द एक्सेस। तो अब तुम ये बात समझ गए होगे कि कौन से ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी अब बढ़ेगी। ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स आ रहे थे वो कौन से आ रहे थे? ध्यान से सुनो मेरी बात। ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स आ रहे थे वो कौन से आ रहे थे? ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड आ रहे थे वो आ रहे थे अलोंग द एक्सेस। जब अलोंग द एक्सेस लिगेंड्स आ रहे थे तो उनकी एनर्जी बढ़ जा रही थी। किनकी? जो अलोंग द एक्सेस ऑर्बिटल थे, जो dx² - y² थे। अब इसमें इन बिटवीन द एक्सेस लिगेंड आ रहे हैं तो किनकी एनर्जी बढ़ेगी? जो इन बिटवीन द एक्सेस ऑर्बिटल होंगे वो कौन कौन से होंगे? dxy, dyz और dzx। ठीक, तो लिख देते हैं इस बात को कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या फील्ड ही लिख देते हैं। द लिगेंड्स, कलर चेंज कर दें क्या? चलो यार इसी से लिख देते हैं, येलो से लिख देते हैं। द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग in between the axis, therefore those d orbitals of the metal which are in between the axis will get repelled more। तो उनमें रिपल्शन अब क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब जब ज़्यादा होगा तो हम लोग अगर डी ऑर्बिटल्स को बना लें यहाँ पे तो 5 डी ऑर्बिटल हो गए अपने। एक और बना देता हूँ यहीं पे। ठीक, 5 डी ऑर्बिटल हो गए। अब ऊपर कौन जाएगा और नीचे कौन आएगा? जल्दी से बता दो भाई। ये बेरिसेंटर हो गया। जो ऊपर गए ऑर्बिटल उनका नाम क्या होगा? वो अब 3 ऑर्बिटल ऊपर गए होंगे। जल्दी बोलो भाई, गए होंगे कि नहीं गए होंगे? इतनी बात समझ में आ रही? देखो, बात समझने की ज़्यादा ज़रूरत है याद रादर देन याद करने की। तुमने पता नहीं कैसे याद कर रखा है, इतना सब मेरे को तो याद होता नहीं है, तो मैं याद करता भी नहीं हूँ। और ये क्या बन गया? ये बन गया dx² - y² और dz²। ये बन गया E, ये बन गया T2। अब इसमें देखो जी नहीं लगाते, कई लोग जोश जोश में जी लगा देते कि इज्जत दे रहा है।
बताओ कितने लोग कमेंट करके बताना कि तुम्हारे कोचिंग में, ट्यूशन में, टीचर्स ने या ऑनलाइन में कहीं भी पढ़ा रहा हो तो उन्होंने T2 के साथ जी लगा दिया टेट्राहेड्रल फील्ड में। टेट्राहेड्रल फील्ड जो होती है इट इज़ नॉट स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, वो सिमेट्री नहीं होती टेट्राहेड्रल फील्ड में, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आती, तो इसमें जी लगाना नहीं चाहिए आइडियली। ठीक, तो इनकी एनर्जी कितनी बड़ी होगी, 0.4 डेल्टा टी लिखेंगे, अब ओ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे 0.6 माइनस का 0.6 डेल्टा टी, ये प्लस का होगा, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग ये पता पाएंगे कि अब इसमें देखो, अब जो डेल्टा टी और डेल्टा ओ में रिलेशन होता है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ। जो एनर्जी है वो 4/9 टाइम्स है। 4/9 टाइम्स कैसे आई, 4/9 टाइम्स आई है 2/3 बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स, और 2/3 आई है बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस। अगर तुम ऑक्टाहेड्रल से कंपेयर करोगे तो टेट्राहेड्रल में 4 ही डायरेक्शंस यानी 2/3 है ऑक्टाहेड्रल की और 2/3 ही लिगेंड्स हैं, तो दोनों की वजह से 4/9 आ जाती है। ठीक है, तो सिंपल बात है। तो इसमें कभी भी पेयरिंग नहीं होगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि अब इनकी पेयरिंग एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा हमेशा ज़्यादा होगी डेल्टा टी से, तो ओ में तो होगी, टी में नहीं हो पाएगी। बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें बिल्कुल अच्छे से। अब अगला चलते हैं, केस करते हैं। देखो एक बार समझ में आ जाए फिर तो तेजी से किया जा सकता है। अगला क्या है, अगला है CFT फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। CFT फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। CFT फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर हम बनाने की कोशिश करें तो मेटल ले लेंगे और हम 4 डायरेक्शन से लिगेंड्स को लगा देंगे। तो तुम्हें दूर से मेटल को क्या लगेगा कि सारे लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ रहा है। सारे लिगेंड्स को क्या लगेगा, मेटल को क्या लगेगा कि सारे लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ रहा है। ठीक, तो इसे हम एक एक्सिस को मान लें क्या अपनी एक्स एक्सिस, और एक को क्या मान लें, सब प्लेन में है तो इसे मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक, तो इसमें क्या लगता है, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड the 4 ligands are approaching along the internuclear axis, ठीक, only in xy plane, जेड एक्सिस पे कोई लिगेंड है नहीं, तो इसी को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी कहते हैं कि क्या होता है, जेड से हम लोग क्या करते हैं, जेड को हटा देते हैं तो इसे डिस्टॉर्ट हो जाती है शेप। ठीक है, कैसे होती है उसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं, जॉन टेलर अपने सिलेबस में ज़्यादा है नहीं। ठीक, तो अपने में तो वैसे स्क्वायर प्लेनर फील्ड भी नहीं है, नहीं है अपने में, है स्क्वायर प्लेनर तो है लेकिन जॉन टेलर नहीं है। भौकाल देने के लिए पढ़ा सकते हैं लेकिन मेंस के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें शुरू में मेटल को क्या लगेगा, उसे लगेगा कि तुमने यार ऑक्टाहेड्रल फील्ड लगा दी है, लिगेंड्स कैसे आ रहे हैं, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आ रहे हैं, तुमने फील्ड कैसी लगा दी, ऑक्टाहेड्रल लगा दी, तो वो ऑक्टाहेड्रल तरीके से पहले अलाइन हो जाएगा, अपने आप को अलग अलग पहले ही बाइफरकेट कर लेगा। तो ये 3D ऑर्बिटल्स थे, ये dx² माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, dz² हो गया, ये dxy हो गया, dyz हो गया, और dzx हो गया। ये हो गया बेरी सेंटर। ठीक, तो लिगेंड को पहले लगेगा कि फील्ड कैसी आ रही है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। फिर सडनली उसे एहसास होगा क्या कि जेड एक्सिस पे तो यार कोई आ ही नहीं रहा। सडनली क्या एहसास होगा कि जेड एक्सिस पे तो कोई आ ही नहीं रहा। जब जेड एक्सिस पे कोई नहीं आ रहा है तो रास्ता खाली होगा, तो जेड एक्सिस की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, अब वो डिक्रीज कर जाएगी
ठीक, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और फर्दर। ठीक, और क्योंकि सारा काम एक्स वाई प्लेन में ही हो रहा है इसलिए इनके में भी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ के डी एक्स वाई की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और डी वाई जेड और जेड एक्स की एनर्जी, ओके ऊपर कर दूँ, डी वाई जेड और जेड एक्स की एनर्जी नीचे आ जाएगी। ठीक, और इसमें जो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर होगा वो ये है। ठीक, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर है, तो ये एनर्जी हम इस तरह से बाइफर्केट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही, इतनी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कि ये लिगेंड्स की स्ट्रेंथ हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके लिए हमें पढ़नी होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हेडिंग डाल लेते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है जो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताती है। सही सही, तो इसे जरा ध्यान से लिखना, एनसीईआरटी वाली ही लिखूंगा बिल्कुल, क्योंकि उसके इधर उधर लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ है आई माइनस, देन बी आर माइनस, देन एस सी एन माइनस, देन सी एल माइनस। तुम्हें देखो रफ आइडिया रहना चाहिए, पूरी पूरी याद रहे ना रहे। देन एस टू माइनस, देन एफ माइनस, देन ओ एच माइनस, देन C2O4 2 माइनस, देन इसके आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, देन H2O, देन NCS माइनस। ठीक, ठीक है, SCN और NCS में इसमें S पे निगेटिव है और इसमें जो निगेटिव है वो N पे है। ठीक है, NCS माइनस, फिर उसके बाद आ जाता है कौन सा, फिर आ जाएगा EDTA, EDTA 4 माइनस, फिर अमोनिया, फिर EN, फिर उसके बाद CN माइनस और फिर CO। ठीक, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसे हम लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान से देखो तो यहाँ से जो ऑर्डर है ये वाले, ये कैसे लिगेंड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, मतलब इन्हें कह लो बॉर्डर लाइन, ऐसा कह लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में काउंट हो जाएंगे ये वाले। क्या हो रहा है, थोड़ा यार ग्लिच आ गई थी मेरे यहाँ से, गलत बटन प्रेस हो गया था। तो ये EDTA 4 माइनस यहाँ से यहाँ तक ये ले, तो ये कैसे हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और इधर वाले कैसे हैं, ये वीक फील्ड है। ठीक, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें सच पता नहीं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज है, हम लोग ज़्यादा कुछ इसके बारे में कह नहीं पाएंगे। तो लिख देते हैं कि कई लोग इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं कोशिश करने की, अननेसेसरी कोशिश करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक, एक्सप्लेन तो हो जाती है लेकिन तुम्हारे स्कोप के बाहर की बात है। तो लिख लेते हैं द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज is an experimentally determined series। ठीक, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ये भी लिख देते हैं पूरी बात, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, मुश्किल है एक्सप्लेन करना। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो एक्सप्लेन ना हो पाए, लेकिन अभी हमारे स्कोप के बाहर की बात है इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे। द ऑर्डर एज इट इनकॉर्पोरेट्स, अब देखो बता देते हैं, एज इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ द इफेक्ट्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। तुम्हारे लिए सिग्मा और पाई बॉन्डिंग पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लिगेंड फील्ड थ्योरी में ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, इसे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया सकता। और केस वही रहा कि हैलाइड डोनर सबसे वीक है। आखिरी में क्या क्रक्स की बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है कि हैलाइड डोनर कैसे हैं, वीकेस्ट है, देन
ऑक्सीजन डोनर्स, देन नाइट्रोजन डोनर्स एंड देन कार्बन डोनर्स। सिंपल बात है, बिल्कुल हम इसी को ही स्टिक करेंगे, ज़्यादा बुद्धि अपनी खराब नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब बात आती है CFSE की कि CFSE कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट CFSE। तो हेडिंग डालते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस CFSE। CFSE कैसे निकाली जाती है? CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो ये CFSE की बात हम लोग करेंगे। ठीक, अब अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए CFSE निकालने के अलग अलग तरीके होंगे। तो पहले लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और फिर लिख लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। ठीक है, दो लाइन की बात है, ज़्यादा मुश्किल बात ही नहीं है, फटाफट हो जाएगी खत्म कहानी। ठीक, तो लिख लेते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए CFSE कैसे निकालते हैं? तो इसके लिखते हैं CFSE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in T2G orbitals into minus 0.4 delta O। ठीक, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in EG orbitals into 0.6 delta O। ठीक, ठीक है, और प्लस x इंटू पी। x इंटू पी का मतलब है x पेयर्स बन गए, पेयरिंग एनर्जी हुई। ठीक, तो लिख लेते हैं वेयर x क्या, ये तो फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे एक बात। ठीक, कैलकुलेशन के लिए नहीं आता लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, इनकेस आ गया तो हम सही सही बात बता पाए, है ना। वेयर x इज द number of new electron pair formed due to delta O greater than P। ठीक, तो अगर हम फॉर D6 सिस्टम की बात कर लें, किसके लिए बात कर लें? फॉर D6 सिस्टम की बात करें, D6 सिस्टम की बात करें तो इसकी बात दो तरह से की जा सकती है बच्चा लोग। देखो कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग बात, इसकी बात हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। कैसे? एक बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड के लिए, और एक बार बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। बात कंपैरिजन से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए एक वीक फील्ड लिगेंड के लिए बात करें, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए बात करें। वीक फील्ड लिगेंड के लिए जब D6 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो D6 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा T2G4 EG2। याद आया? पहले चार नीचे, फिर पहले एक एक नीचे, फिर दो ऊपर, फिर एक नीचे आ गया। ठीक है, तो इसके लिए जो हम निकालेंगे CFSE वो कैसे आ जाएगी? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा O। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना? माइनस का 1.6 डेल्टा O प्लस का 1.2 डेल्टा O, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.4 डेल्टा O। ठीक, ये आ गया CFSE किसके लिए आ गई? फॉर वीक फील्ड लिगेंड D6 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, सिंपल बात है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए निकालेंगे तो D6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा? वो तो पेयरिंग करा देगा, तो ये आ जाएगा T2G6 EG0। क्या करेगा? ड्यू टू पेयरिंग, ड्यू टू पेयरिंग। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हुए, ये बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तो CFSE इसके लिए कितनी आ जाएगी? इसके लिए CFSE आएगी 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस 2P। ठीक, क्योंकि EG तो 0 ही है, पूरा लिख दूँ? चलो पूरा ही लिख देता हूँ। प्लस 0 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस 2P।
तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p के बराबर है। तो ये हमने सी एफ एस सी निकाल लिया। हम सी एफ एस सी निकाल के अचार रखेंगे सी एफ एस सी का। सी एफ एस सी के बारे में हमें कोई भी तो पता होना चाहिए, सी एफ एस सी यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये बात सीख लो कि सी एफ एस सी निकालनी आ गई है, बात समझ में आ जानी चाहिए इतनी आसानी से, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें, ठीक। इसके बाद अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सी एफ एस सी निकालें, सी एफ एस सी का यूज़ हम लोग जो करते थे वो जनरली करते थे किसके लिए, हम लोग करते थे स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर निकालने के लिए, जो सॉलिड स्टेट का पार्ट थे। अब तो वो पार्ट नहीं है, तो होपफुली नहीं आने चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि सॉलिड स्टेट से शायद कोई क्वेश्चन बन जाए, तो यार उसमें पढ़ा रखा होगा 45 डेज वाली सीरीज में, तो वहाँ से कर लेना ऐसे, है ना, अगर टाइम मिले तो। अभी तो नहीं करने की जरूरत है। फिलहाल बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सी एफ एस सी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैलकुलेशन ऑफ सी एफ एस सी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं निकालनी है, टेट्राहेड्रल के लिए निकाल ले रहे हैं, इसके लिए निकाल ले रहे हैं, बहुत हो जाएगा इतना, ठीक है। तो इसके लिए सी एफ एस सी का फॉर्मूला क्या जाएगा, तो इसके लिए भी सी एफ एस सी का फॉर्मूला लिखोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी ऑर्बिटल्स इंटू माइनस का 0.6 डेल्टा टी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी, ईजी नहीं ई, यार याद दिलाओ, है ना, गलत लिख देते हैं ऐसे तेजी में, T2 ऑर्बिटल्स इंटू 0 प्लस का 0.4 डेल्टा टी, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। तो ये भी निकल आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पी, ठीक। डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पी, दैट्स वाई पेयरिंग विल नेवर अकर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दैट्स वाई पेयरिंग विल नेवर अकर in tetrahedral complexes। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग नहीं होती इस वजह से, ठीक है। सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, कोई मुश्किल तो नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन भी है कि इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आएगी, ठीक। तो मेरे को लग रहा है इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सी एफ एस सी हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, कलर इन द कॉम्प्लेक्सेस अगली क्लास में कर लेंगे, और बात कर लेंगे कि हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेंगे, और ई एन, और हम लोग आइसोमेरिज्म की भी बात अगली क्लास में कर लेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ निपटाने वाले हैं, या आइसोमेरिज्म को छोड़ के बाकी सब कुछ कर लेंगे, आइसोमेरिज्म के लिए एक अलग से क्लास लगा लेंगे, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सी एफ एस सी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर इन द कॉम्प्लेक्स, मेटल कार्बोनाइल्स और हेप्टिसिटी, ये सब कर लेंगे। और एक क्लास आएगी फिर उसके बाद किसकी, कोऑर्डिनेशन की। तो ये फ्राइडे को या सैटरडे को ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना है, टेस्ट सीरीज़ को परचेज करना हो तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि भाई मैं कंपल्शन तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा बहुत मिलेगा, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, ठीक है। चलो शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब, और हम लोग होपफुली 6000 तक पहुँच गए हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल, थैंक यू वेरी मच। चलो मिलते हैं, बाय बाय।